नमस्कार। मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के भौतिक विभाग से। हम बीएससी पार्ट प्रथम में भौतिकी के तृतीय प्रश्न पत्र विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन प्रारंभ से कर रहे हैं और अब तक हमने प्रथम इकाई को पूर्ण कर लिया है। प्रथम इकाई में सभी सैद्धांतिक बिंदु, उनके साथ अंकिक प्रश्न का भी अभ्यास कराया गया और साथ में ही विश्वविद्यालय में जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की भी विस्तृत रूप से जानकारी हमने दी है। इकाई द्वितीय में हम आज जो बिंदु प्रारंभ कर रहे हैं वह बिंदु वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए, कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए और कंसेप्चुअल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह विषय है परावैद्युत माध्यम, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। हम जानते हैं कूलम के नियमानुसार कि किसी स्थिर अवस्था में दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है वह बल आवेशों के परिमाण और उनकी दूरी पर निर्भर करता है। इसको हमने कूलम लॉ के रूप में लिया था। दूरी कितनी होगी, अधिकतम क्या है, न्यूनतम क्या चीज़ है, उसकी विवेचना हम कर चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यह उनके बीच में किस प्रकार का माध्यम है और उसकी क्या प्रकृति है उस पर भी निर्भर करता है। वैद्युत व्यवहार, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के ऊपर माध्यम को तीन प्रकार में विभाजित किया गया है: चालक, अर्धचालक और कुचालक। इनका कुछ छोटा मोटा अध्ययन आपने 12वीं क्लास में किया है और विस्तृत रूप से इसकी सेकंड ईयर में हम विवेचना करने वाले हैं। कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कल्पना करते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर के रूप में होते हैं। इसकी कंडक्टिविटी 10⁸ महो पर मीटर होती है, अच्छी ऑर्डर में होती है। जबकि सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के आधार पर लें तो इसमें चालन बैंड, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड में होल, दोनों ही इलेक्ट्रॉन भी होल भी दोनों ही चार्ज कैरियर का काम करेंगे। निश्चित रूप से इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है। तीसरा जो वर्ग है वह है इंसुलेटर, जिसे हम कुचालक कहते हैं। इसमें बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के आधार पर बताया जाता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में दोनों में सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है और फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान लगभग 7 MeV, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 EV के कारण सामान्यतः इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, कंडक्टिविटी पुअर होती है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं मिल पाते और इस कारण से इसकी कंडक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻16 महो पर मीटर का होता है। परीक्षा में इन तीनों में अंतर पूछा जा सकता है, साथ ही साथ इनकी कंडक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब देखिएगा
जब इंसुलेटर है तो उस पर जब हम एक्सटर्नल रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसमें एक चेंज आता है, और वह चेंज ये है कि उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लोकल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जब उसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लोकल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किसके, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो हम ऐसे कुचालक पदार्थ को निश्चित रूप से परावैद्युत माध्यम बोलते हैं। परावैद्युत पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में होते हैं, और यदि हम एक आइडियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो उसमें किसी भी प्रकार के फ्री चार्ज कैरियर नहीं होंगे। परंतु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत के जो परमाणु है उसमें धनावेश का केंद्र, ऋणावेश का केंद्र दोनों पर परमाणु में समान और दिशा में विपरीत बल कार्य करता है। परिणाम स्वरूप आवेशों का केंद्र का सूक्ष्म विस्थापन होता है, और इस प्रकार से कुचालक पदार्थों का विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो बिहेवियर है उसमें परिवर्तन होता है। आवेशों के इस प्रकार के सूक्ष्म विस्थापन होने की जो ये घटना है यह पोलराइजेशन कहलाती है, तथा परावैद्युत माध्यम को हम पोलराइज मीडियम भी कहते हैं। हम जानते हैं कि यदि परावैद्युत पदार्थ के व्यवहार में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की दिशा पर निर्भर नहीं करता, परंतु लगाए गए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सभी विन्यासों पर एक समान रहता है, दिशा पर निर्भर नहीं करे। जिस प्रकार के भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट हैं उन सब पर उसका मान समान बना रहे। तो इस प्रकार का जो माध्यम है वो आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहलाता है। परिभाषा के रूप में समदैशिक परावैद्युत माध्यम क्या होता है, और फिजिक्स में आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक एक बहुत कॉमन टर्म है जिसको हम जगह जगह प्रयोग में लेते हैं। तो अब अपने को ये ध्यान आ गया है कि जब हम आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि इसका जो व्यवहार में परिवर्तन होगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा पर निर्भर नहीं करेगा, विद्युत क्षेत्र के सभी विन्यास पर समान रहेगा, और इस प्रकार का जो माध्यम होगा वह आइसोट्रॉपिक होगा। परंतु यदि व्यवहार में परिवर्तन हो और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया है उसकी दिशा पर डिपेंडेंट हो, डायरेक्शन पे डिपेंड करे, तो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आइसोट्रॉपिक ना कह के एन आइसोट्रॉपिक विषमदैशिक ऐसा कहते हैं। और इस प्रकार के ये जो दोनों माध्यम हैं, एक माध्यम था समदैशिक, दूसरा माध्यम है विषमदैशिक, दोनों की परिभाषा मुझे उम्मीद है आपको ध्यान आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। एक महत्वपूर्ण टर्म है जिसे हम फिजिक्स के कई ब्रांचेज में, चाहे वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, कई स्थानों पर आइसोट्रॉपिक एन आइसोट्रॉपिक मीडियम को हम यूज करेंगे। हम कूलाम के नियम से जानते हैं कि यदि निर्वात के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम ले लिया जाए, मान लीजिए परावैद्युत माध्यम ले लिया गया, तब दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो निर्वात की अपेक्षा कम होगा। इसलिए निर्वात के स्थान पर विद्युत रूप से होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लें तो निश्चित रूप से जो कूलम के नियमानुसार हम बल का समीकरण लिख सकते हैं
वह समीकरण होगा F = K(Q1Q2)/r², r यूनिट वेक्टर। ये इसकी दिशा को बता रहा है। K चूँकि यहाँ पर माध्यम लिया है इसलिए K का मान 1/4πε होगा। आपको ध्यान होगा कि हम एप्सिलॉन विद्युतशीलता परमिटिविटी को कहते हैं और निर्वात के लिए हम एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर माध्यम यूज किया गया है इसलिए विद्युतशीलता को हमने एप्सिलॉन से दिखाया है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो ये प्रकृति है, एक दूसरा कांस्टेंट जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, उसके द्वारा भी दिखा सकते हैं। परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन r, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको हम डिफाइन करते हैं माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाई निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड द रेशो बिकम एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। प्लीज़ कीप इन माइंड, यदि हम वायु के लिए परावैद्युतांक का मान देखें तो इसका मान 1 होगा और अलग अलग जितने भी माध्यम हैं उन सब के लिए इसका जो मान होगा वो अलग अलग होगा। हम इस इकाई में आगे परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल किस प्रकार की प्रॉपर्टी चेंज होंगी, रिलेटिव परमिटिविटी के मान किस प्रकार से होंगे, इसी इकाई द्वितीय में हम परावैद्युत माध्यम की विद्युत प्रकृति का विशेष अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। इस बात को सुनने के बाद आपके मन में 2 शब्दों का उलझन हो रही होगी। एक शब्द है कुचालक और एक है परावैद्युत। तो परावैद्युत जो शब्द है कुचालक से ही निकला है, परंतु निश्चित रूप से इन दोनों के बीच में कुछ अंतर है। उस अंतर को हम समझ लेते हैं। कुचालक जो पदार्थ हैं, जब उनमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तब किसी भी प्रकार का लोकल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, परंतु डाइलेक्ट्रिक में जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लोकल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम ध्रुवण कहते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण का एक विशिष्ट गुण पाया जाएगा और इस प्रकार का अंतर इन दोनों पदार्थों में बनता है। कुचालक पदार्थ का जो उपयोग है, मेनली द यूज ऑफ इंसुलेटर, हम जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है उसके प्रवाह को रोकने के लिए करते हैं, जबकि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का जो उपयोग है वो चार्ज कलेक्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, आवेश संग्रहण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सभी परावैद्युत कुचालक होते हैं, क्योंकि जो परावैद्युत पदार्थ निकले हैं वो कुचालक से ही निकले हैं। लेकिन सभी कुचालक पदार्थ डाइलेक्ट्रिक हों ये जरूरी नहीं है, इसलिए ध्यान रहे सभी परावैद्युत कुचालक होंगे लेकिन सभी कुचालक परावैद्युत हो ऐसा आवश्यक नहीं है। पदार्थों के ध्रुवण के गुण को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि कुचालक पदार्थों के लिए परावैद्युतांक का मान बहुत कम होता है, नगण्य होता है, जबकि परावैद्युत पदार्थों के लिए ये मान अधिक होता है। अब हम जब परावैद्युत माध्यम को समझ चुके हैं तो आने वाले व्याख्यान में पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, टेम्परेरी डाइपोल मूवमेंट, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और संधारित्र की समांतर प्लेटों के मध्य में यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया जाए तो संधारित्र की धारिता किस प्रकार से परिवर्तित होने वाली है, इन सब बातों का आने वाले दिनों पर अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।